यहाँ पर बगदाद के खलीफा ने, बगदाद का खलीफा, इसने, देखिए मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमानों का राज्य एक धार्मिक राज्य हुआ करता है। ये अपने धार्मिक जो विद्वान थे, जिसकी मान्यता थी, उससे ये अपनी सत्ता को मान्यता लेते थे। अगर वो मान्यता मिल जाती थी तो इनका कार्य, सत्ता संचालन बहुत आसान हो जाता था, वरना अनेक प्रकार के विद्रोहों का, अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। तो बगदाद के खलीफा नाम था अल मुतस्सिर बिल्लाह। नाम क्या था? अल मुतस्सिर बिल्लाह। इससे इनको मान पत्र प्राप्त हुआ और खिलवत प्राप्त हुआ। ठीक, यानी कि इनकी सत्ता को मान्यता प्रदान किया किसने? बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर बिल्लाह। आप जरा बताइए, खलीफा मैंने आपको बताया था गजनवी को भी, उसको भी खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, उसको यामीन उद दौला या की उपाधि भी मिली थी। आप बता सकते हैं किसने उसको मान्यता दिया था? कौन उस खलीफा का नाम था? मैं कल इसकी चर्चा किया, बताइए। यहाँ अल मुतस्सिर बिल्लाह है, वहाँ कौन था? बताइए। सर अल कादिर बिल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। इस डिफरेंशिएट को जानते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। नाम मैं फिर आगाह करता हूँ कि हमारी कमजोरियाँ क्या होती हैं। कमजोरियाँ यही होती हैं कि हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे आपका गेम का वो बदल जाता है, पाले बदल जाते हैं, वैसे हमारा भी होता है। अब हम कुछ दिन बाद जब दिमाग में रखेंगे तो मुतस्सिर था नाम नहीं था, या उसको उससे जोड़ देंगे, उसका इससे जोड़ देंगे। अल कादिर बिल्लाह वहाँ था, अल मुतस्सिर बिल्लाह यहाँ है। ठीक है, इसने मान्यता दिया था। कब दिया था? 18 फरवरी 1229। ठीक है, अब ये घटना हुई। इसके बाद आपको बताऊं, देखिए अब एक एक करके दिमाग में आपको रखना है, अभी मैं रिपीट करा दूंगा। इसके बाद आपको इसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण और विजयें थी। एक विजय थी इसके शासनकाल में 1225 में बंगाल में विद्रोह होता है, और लेकिन 1225 में विद्रोह को दबाकर और 1231 में पूर्णतः बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक, यह 1226 को रणथंभौर की विजय करता है। ठीक, फिर 1229 को इसकी विजय अजमेर की होती है, और 1231 को ग्वालियर की विजय। कभी पूछा जा सकता है, प्रश्न आया है विजयों का क्रम इसका। इसी बीच इसने मंडौर की विजय की और भिथंगीर की विजय की, लेकिन इसको इस क्रम को जानते रहिए। बंगाल के बाद रणथंभौर, रणथंभौर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद ग्वालियर। ठीक है, और बाद में 1236 में यह बामियान की विजय के लिए जा रहा था, और उसी जगह इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, रास्ते में। इस प्रकार से इसकी शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। इसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन इसका एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज यह अमीरों की सहायता से गद्दी हथिया लेता है 1236 में। इसकी एक माँ रहती है, उसका नाम था शाह तुर्कान। कभी प्रश्न आ सकता है कि शाह तुर्कान कौन थी? तो शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, और जब ये गद्दी पर बैठता है तो पूरी सत्ता जो है
तुर्कान के हाथों में आ जाती है और यह अत्यंत जालिम, ठीक, क्रूर, ठीक, और बहुत ही दम्भी महिला थी। और जल्द ही रजिया ने इसको रुकनुद्दीन फिरोजकर को गद्दी से उतारकर स्वयं सत्ता हासिल की। ठीक है, ये घटना हुई थी। अब आपको क्या करना है इल्तुतमिश के विषय में? पहला काम 1210 से लेकर 1236। दूसरा काम इसके विषय में इसकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थी, ठीक। और इसके शासनकाल में आपको बताऊं दो संरक्षण, वहाँ देखिए इसने फक्र मुदब्बिर को और हसन निज़ामी संरक्षण दिया। तो यहाँ किसको दिया? इसने दिया आपको इसने संरक्षण दिया ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन को, मलिक ताजुद्दीन को, और एक विद्वान और था, उसका नाम था उसका नाम देखिए मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज। इन दो विद्वानों को इसने संरक्षण दिया था। अब आपको पुनः रिपीट करना है अपने मन में किसने क्या क्या किया। टंका और जेतल, ठीक। टकसाल पर नाम लिखने की प्रथा, उत्तराधिकारी के भी नाम लिखने की प्रथा, तुर्कान-ए चालीसा का गठन, ठीक। और इसकी जो विजय थी इसमें एल्दौस को पराजय करना, कुबाचा को, और फिर आपका बंगाल, फिर रणथंभौर, फिर उसके बाद अजमेर, फिर ग्वालियर, ठीक है। और एकता व्यवस्था को लागू करना, ठीक। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे, ठीक। और एक जाति निवास करती थी पृथु, ये अवध क्षेत्र में निवास करती थी, अवध, ठीक। इसके समय में इसका पृथु जात का विद्रोह हुआ था और इसको दबा दिया था। हाँ, इसको ध्यान में और रखिएगा, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने की पूर्व ही दास्ता से मुक्त हो गया था। उसको मोहम्मद गोरी ने ही दास्ता से मुक्त हो गया था। और ये भी याद रखिएगा कि जब ये सत्ता संभालता है, इसने दिल्ली को, लाहौर की जगह को दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान की पदवी धारण की। और दूसरा कि सुल्तान बनने के पूर्व ये जो है बदायूं का इब्तदा, बदायूं आया इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर बैठा, लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान नहीं, ठीक। इसकी उपाधि क्या थी? मलिक और सिपाह सालार, सिपाह, दो ध्यान में रखिए। मैं फिर बार बार आपको आगाह करता हूँ कि मेरे द्वारा जिन शब्दों पर या जितने भी इस पूरे पीरियड के दौरान शब्द बोले जाए उसको विशेष महत्व। मैं कभी ऐसे तथ्यों का आपके सामने रिपीट नहीं करवाऊंगा या बार बार उल्लेख नहीं करूंगा जिसकी आने की संभावना नहीं है, ठीक है। आने की संभावना है, इसलिए पूरे पीरियड को बड़े ध्यान से अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा। ये बड़े काम की आप ही रहेगी, ठीक है। आपको बहुत टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आपका काम चल जाएगा। तो मलिक और सिपाह सालार दो उपाधियाँ धारण की इसने, लाहौर को राजधानी बनाया और सुल्तान की पदवी नहीं था, ठीक। 1206 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1208 में इसे दास्ता
से मुक्त करते हुए क्या किया, किसने किया, गोर में मोहम्मद गोरी का जो छोटा भाई था उसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक, ये गोर में था। गोर जो स्थान, मैंने कहा कि गजनी और हेरात के बीच गोर पड़ता था, यहाँ पर गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने इसकी सत्ता को मान्यता दी। कब दिया, 1208। गद्दी पर कब बैठा, 1206। ठीक है। इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ विशेषताएं थी। विशेषता ये थी, आप 1208 को भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। विशेषता ये थी कि आप बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था। ठीक, बहुत दानी व्यक्ति था। ठीक, लाखों का दान देता था। इसीलिए इसका एक उपनाम था लाख बख्श। क्या नाम था, लाख बख्श। दूसरा, यह कुरान को बचपन में ही याद कर लिया था और बड़े सुरीले ढंग से इसका गायन करता था। इसीलिए इसका एक उपनाम और था कुरान ख्वां। ठीक, 1 लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण, और एक कुरान ख्वां। ठीक है। देखिए, इसके शासनकाल में घटनाएं क्या घटित हुई। जब ये गद्दी पर बैठ रहा था, इस समय उसके 2 विरोधी थे। एक विरोधी का नाम था कुवाचा और एक का नाम था एल्दौज। कुवाजा उस समय मुल्तान और सिंध पर, मुल्तान प्लस सिंध, यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को कायम किया था कुवाचा। एल्दौज चला गया था गजनी। ठीक, लेकिन उसकी नज़र दिल्ली या इस क्षेत्र पर, भारत के क्षेत्रों पर थी। तो ये दोनों इसके विरोधी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के विरोधी थे। ठीक है। संघर्ष इसका हो तो नहीं पाया, लेकिन इसका आगामी संघर्ष होता है इल्तुतमिश के समय में। ये दोनों विरोधी उसके समय भी थे, लेकिन संघर्ष किसके समय इसका हुआ, दोनों विरोधियों का, इल्तुतमिश के समय होता है। तो इसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और इसने उपलब्धियां हासिल की थी। एक उपलब्धि आपको, इसने अजमेर और दिल्ली 2 स्थान। ठीक, दिल्ली में, अजमेर में क्या किया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में वो मात्र 2.5 दिन समय लिया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, 2.5 दिन के झोपड़े की संज्ञा दी गई। और कहाँ निर्मित किया, अजमेर में। आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आत्मसात करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बातें भूल जाती हैं। और भूलने के क्रम में फिर आप जब कंपटीशन में सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देते हैं तो फिर रिकॉल नहीं हो पाती या गलत चीज़ें आ जाती दिमाग में। इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका सिर्फ है क्या, तरीका ये है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास कैसे होगा, एक तो आप बैठ के, चेयर पे बैठ के मेहनत करें, और दूसरा एक तरीका और है कि आप जब अन्य कामों में व्यस्त रहें, अपने मस्तिष्क को उस तरफ ले जाएं जहां आपके
सिलेबस, आपके तथ्यों का रिपीटिशन होता रहे, उसका अभ्यास होता रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर बारंबारता ये आपकी बनी रही तो लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन के समय आपको घबराहट नहीं होगी और बहुत अच्छे और बहुत शांत चित्त और शांत मन से आप एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। बहुत दिक्कतें नहीं आएगी, वरना आप उथल पुथल मचा रहेगा और फिर आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आ रहा था, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया, ऐसा नहीं आया। ये हमेशा बना रहेगा, आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दें। जब तक इस व्यवस्था का को आत्मसात नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल है। मैं बार बार कहता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी एक तपस्या है और इस तपस्या को आप पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे तभी इसमें सफल हो सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आप देखते हैं प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन आपको करना पड़ता है। कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना ना पड़े, सब कुछ A to Z। तो ऐसी स्थिति में आपके जहन में हमेशा इसका एक सीक्वेंस चलते रहना चाहिए, तब जाके कुछ हासिल होगा। तो अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा, और दिल्ली में एक मस्जिद और बनाया, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, ठीक। ये 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाएंगे, आप जानते रहिएगा कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। दिल्ली में एक और निर्माण इसके द्वारा किया गया था, सभी को मालूम है। वो निर्माण किया गया था कुतुब मीनार का, कुतुब, ठीक। प्रश्न यहाँ एक और आता है, कुतुब मीनार का निर्माण इसने क्यों कराया था? कोई बता सकता है क्यों हुआ, किसकी याद में कराया था इसने? इसमें से कोई बता सकता है? अंकुश, पूजा मिश्रा, MP भाई जी, चौहान। हम बताएं पृथ्वी, आप जब देखेंगे चौहान वंश में, उसमें पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। बताइए इसमें पृथ्वीराज चौहान कौन थे? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, तृतीय। इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसे सब चीज़ें पढ़ते रहिए यार, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तराइन का युद्ध 1191, 92 द्वितीय, और तीसरा युद्ध आपका 1215, ठीक। तराइन नामक स्थान पर एल्दौज और इल्तुतमिश, ठीक, इसके बीच में इल्तुतमिश। यहाँ एल्दौज पराजित होता है, मार डाला जाता है। और दूसरा, इसको कुबाचा को यह परास्त किया और यह मुल्तान सिंध छोड़कर भगा और जाके सिंधु नदी में आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या। अब इसके 2 विरोधी समाप्त हो गए, एक एल्दौज समाप्त हो गया और दूसरा कौन समाप्त हुआ? कुबाचा समाप्त हुआ। अब पूछा जा सकता है इस कुबाचा ने कहाँ पर आत्महत्या की, ठीक। यह कहा जा सकता है किसने, इनके विरोधियों में किसने आत्महत्या कर ली? तो सिंधु में डूबकर आपके कुबाचा ने आत्महत्या की, ठीक है। ये हो गया। दूसरा करना क्या है इसमें, इसके शासन काल में, चूंकि आपने देखा हसन निजामी का स्टेटमेंट, एक व्यक्ति, एक दिशा, एक शासक वर्ग, एक शासन व्यवस्था दी है, तो इसके शासनकाल में कई चीजें घटित हैं। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसने एक शाही सेना का निर्माण किया, शाही सेना, ठीक। इसको हर्ष में एक कल्ब कहा जाता था, एक शाही सेना बनाई। दूसरा क्या काम किया इल्तुतमिश ने?
एक तुर्कान ए चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी या इसको चालीसा भी कहा जाता है। इसमें 40 अमीर शामिल थे, सरदार शामिल थे, जो प्रभावशाली राज दरबार से संबंधित प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो शामिल थे। इसीलिए 40 अमीर थे, 40 सरदार थे, इसीलिए इसको चालीसा कहा गया, इसको तुर्काने चहलगानी कहा। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की सहायता के साथ ये अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखता था, उसको संचालित करता था। इसने इक्ता व्यवस्था को लागू किया। इक्ता, अब इक्ता आप जरा देखेंगे, जैसे पहले राजपूत काल में सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था यानी कि एक राजा के अंतर्गत कई छोटे छोटे क्षेत्र रहते थे, वहाँ सामंत शासन करते थे। इसी सामंती व्यवस्था के पैरेलल इसने क्या किया, इक्ता व्यवस्था लागू की, यानी कि पूरे साम्राज्य को कई छोटे छोटे या भागों में बांटकर इसको इक्ता कहा गया जाता था, इक्ता। और यहाँ पर सरदार की नियुक्ति की जाती थी। सरदार को जो नगद वेतन दिया जाता है उसके स्थान पर उसे इक्ता प्रदान किया जाता था, और इसी इक्ता से वो राजस्व की वसूली करता था, और केंद्रीय सरकार के लिए वह सेना रखता था और उसको राजस्व देता था और अपने खर्च को निकालता था। यह इसने व्यवस्थित रूप दिया, ये इल्तुतमिश ने दिया। लेकिन एक प्रश्न आया है कि भारत में इक्ता व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था किसने लागू की? और उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। आप बता सकते हैं कोई, इसका उत्तर क्या होगा? और कोई बताए? क्यों बेटा? ये ध्यान रखना, ये प्रश्न गलत मत करना, ये सब थोड़े से क्रिटिकल प्रश्न है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था लागू किया मोहम्मद गोरी ने, ठीक, सर्वप्रथम। इसको एक व्यवस्थित रूप तो इल्तुतमिश ने दिया, लेकिन इक्ता क्या किया कि जैसे वह मोहम्मद गोरी गोर चला गया और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया यहाँ का क्षेत्र, ठीक, कुवाचा को दे दिया यहाँ का क्षेत्र, ठीक। तो ऐसी स्थिति में इक्ता को सर्वप्रथम इनडायरेक्ट रूप में देने का कार्य किया किसने? मोहम्मद गोरी ने। इसलिए अगर मोहम्मद गोरी आ जाए, इल्तुतमिश भी आ जाए, तो आप मोहम्मद गोरी को प्रश्न विकल्प में आंसर करिएगा, ना कि इल्तुतमिश को। ये थोड़ा सा देखिए टेक्निकल प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम चूंकि अपने साम्राज्य को दे दिया था, इसलिए माना जाता है कि यह इक्ता ही थी। लेकिन इसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? वह इल्तुतमिश को। ये जटिल क्वेश्चन को मैं आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अगर आ जाए आप मोहम्मद गोरी लगाइएगा, फिर आप अगर ये ना रहे तो फिर आप इल्तुतमिश को लगाइएगा, ठीक है। इक्ता लागू किया तुर्कान ने। इसने क्या किया? 2 नए सिक्के जारी किए, ठीक, सिक्का। और सिक्का पर क्या काम किया? टकसाल का नाम, अपना, और इसके साथ साथ अपने पुत्री का नाम, रजिया का नाम भी इसने लिखवाया। अब सिक्का कौन कौन सा था? एक टंका और एक जीतल, ठीक। टंका था चांदी का और जीतल था तांबा का, ठीक, तांबा का, ठीक।
कभी कभी पूछ लेता है और हम कंफ्यूज कर जाते हैं। जीतल को चांदी बता देते हैं, टंका को तांबा बता देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। देखिए जीतल, ता वर्ण यहाँ पर भी है, ता यहाँ पर भी। ठीक है, तो इससे एक समीकरण बना लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो तांबा क्या हुआ, जीतल हो गया, और टंका चांदी हो गया। ये 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन इसका वजन था। ठीक है, ये काम किया इसने। उसके बाद क्या किया इसने, कुछ इसकी महत्वपूर्ण विजय थी। विजय क्या थी, हाँ, इसके काल में एक और घटना घटित होती है। दो घटनाएं और जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। एक 1221 और एक घटना घटित होती है 18 फरवरी 1229। ठीक, इन दोनों डेट को याद रखिएगा। ठीक, और इसमें हम 18 फरवरी जो लिखे हैं इसको भी याद रखिएगा। 21 को क्या हुआ, 21 को उसमें देखिए ख्वारिज्म का जो शाह था, जो मोहम्मद गोरी का प्रतिद्वंदी था, वहां पर मंगोल आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण। और वहां ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन माकबरनी। ठीक, जब ख्वारिज्म का शासक पराजित होता है और इसका पुत्र भागता हुआ कहाँ आता है, भारत आता है, और भारत में इल्तुतमिश से वह शरण मांगता है। इल्तुतमिश, ठीक। मंगोल कौन थे, मंगोल उस समय चंगेज खां था। चंगेज या पीछा करता हुआ, किसका पीछा करता है, जलालुद्दीन माकबरनी का। वो कहाँ आता है, भारत। इल्तुतमिश से शरण मांगता है और ये शरण देने से मना कर देता है। तो हमारे यहाँ इतिहासकार कहते हैं इसने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अगर ये जलालुद्दीन माकबरनी को शरण दे देता तो चंगेज खां का आक्रमण भारत पर हो जाता और एक नवोदित जो मुस्लिम राज्य पनप रहा था वह नष्ट हो जाता। वो इतिहास में कभी उसका उल्लेख नहीं हो पाता। तो कहा जाता है कि इसने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय किया। घटना कब हुई, 1221 में। किसने पीछा किया था, चंगेज खां। किसका पीछा हुआ था, जलालुद्दीन माकबरनी। भारत आया। दूसरी घटना क्या हुई, काकी कौन थे, किसके गुरु थे, नहीं। देखिए बख्तियार काकी एक चिश्ती संत थे। चिश्ती या सूफी संप्रदाय की एक शाखा है, चिश्तिया शाखा उसको कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक थे। इसके संत थे कौन, बख्तियार काकी। बख्तियार, इन्हीं की याद में इसने इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया। एक प्रश्न और पूछा गया था इससे कि कुतुब मीनार के में किन किन शासकों ने इसका पुनर्निर्माण या इसमें अपना योगदान दिया था। कुतुब मीनार, एक प्रश्न मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस वर्ष पूछा गया था, लेकिन पीसीएस का प्रश्न था कि कुतुब मीनार से संबंधित सल्तनत युग के कौन कौन से शासक थे जो इसके पुनर्निर्माण या में भाग लिया था। कोई बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? और सर एक फिरोज थे जिसने वो चौथी मंजिल का निर्माण कराया था। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। और फिरोज शाह तुगलक थे, तो लास्ट में थे, ठीक है। लेकिन इसमें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, ये चार सल्तनत युग के शासक इसमें संलग्न थे। कभी कोई मंजिल ढह गई थी या
इसके बाद किसी अन्य मंजिल का निर्माण कराना, चौथी या पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ये प्रश्न भी इससे संबंधित है, कुतुब मीनार से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। मैं आपको उन जगह ज़रूर ले जाऊंगा जहां मुझे लगता है कि प्रश्न पुनः रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आप कितनी छोटी सी चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हमको याद करना है, ठीक है। एक तो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ फिर। दूसरा, इसके शासनकाल में हसन निज़ामी और फक ये मुदब्बिर ये दो विद्वान इसके शासनकाल में निवास करते थे। इसको संरक्षण प्राप्त था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, हसन निज़ामी का। हसन निज़ामी की पुस्तक कोई बता सकता है कौन सी? हसन निज़ामी की रचना कोई बता सकता है? ताजुल माशीर, वेरी गुड, ऐसे ही होनी चाहिए भाई, ठीक। ताजुल माशीर, ठीक। ये इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हसन निज़ामी, ये इनके शासनकाल में। अब आपको करना क्या है? आंखें बंद करनी है। इतना आपने अध्ययन किया, आंखें बंद करनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सोचिए 1200, अच्छा लास्ट में ये कहा लाहौर में चौगान खेलते समय या घोड़े से गिरता है। चौगान को पोलो कहा जाता है, ठीक है। खेलते समय घोड़े से गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक। अब आपको करना क्या है? आंखें बंद करिए। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक दास था जिसको इसने अपनी सत्ता सौंप के ये चला गया था। उसकी मृत्यु के बाद यह लाहौर में शासन सत्ता संभालता और सिपा सालार और मलिक की उपाधि धारण की, इसके सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। 1208 में इसे दास्ता से मुक्त करते हुए इसको सत्ता को मानता देता है कौन? मोहम्मद गोरी का छोटा भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसके शासनकाल की जो घटनाएं हैं आपको बता दूं। आप 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में किया। हसन निज़ामी फक्र मुदब्बिर को इसने संरक्षण प्रदान किया था। कुरान खा और लाख बख्श की उपाधि इसको दी गई, अन्य नामों से जाना जाता है। कुरान खा इसलिए जाना जाता है कि बचपन से कुरान को याद किया था और बड़ा शुर के साथ इसका गायन करता था। और लाख बख्शिश कहा जाता था, यह बहुत बड़ा दानी था और लाखों का दान देने की जरूरत। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक समाप्त, ठीक। इस चीज़ को आप बारंबार आप दिमाग में 2-4 दिनों बाद, 10 दिनों बाद रिपीट करते रहिए, ठीक। तो आपको कभी फिर लास्ट मोमेंट पे जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे शासक आराम शाह। इसके विषय में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। 1210 में बना, लेकिन इसको तुरंत कुछ समय बाद सत्ता से हटाकर, गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश, ठीक, ने गद्दी अख्तियार कर ली और 1210 से लेकर 36 तक इसका टाइम पीरियड था। देखिए कहा जाता है कि भारत में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, ठीक है। वास्तविक रूप से देखिए इसके विषय में आपके ईश्वरी प्रसाद और हसन निज़ामी, इन्होंने तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। ईश्वरी प्रसाद ने कहा है, इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने कहा कि भारत में वास्तविक मुस्लिम सत्ता का संस्थापक इल्तुतमिश था। ये ईश्वरी प्रसाद का स्टेटमेंट है। हसन निज़ामी क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा सिर्फ मस्तिष्क में बनाई थी
लेकिन इल्तुतमिश ने इसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणाशक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासक वर्ग, ये प्रदान किया किसने? इल्तुतमिश ने। ये हसन निजामी का स्टेटमेंट। भले ही पहला शासक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, लेकिन वास्तविक संस्थापक भारत में मुस्लिम सत्ता का वो इल्तुतमिश था। ठीक, दोनों स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद का, हसन निजामी का। हसन निजामी का स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है। कहता है कुतुबुद्दीन ने सल्तनत की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाई, किंतु उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया इल्तुतमिश ने। कैसे? एक व्यक्ति, एक पद, एक प्रेरणाशक्ति, एक शासक वर्ग, एक शासन व्यवस्था, ठीक, एक दिशा किसने दी? वो इल्तुतमिश ने। ये हसन निजामी ने कहा। और ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि भारत में वास्तविक मुस्लिम सत्ता का संस्थापक या सल्तनत का संस्थापक आपका इल्तुतमिश था। ठीक, अब हमको करना क्या है यहाँ पर? इल्तुतमिश के शासनकाल को, बहुत बहुत महत्वपूर्ण शासनकाल इसका था। अब इसके शासनकाल में वही दो, एक एल्दौज और कुबाचा, एल्दौज और कुबाचा। कुबाचा मैंने आपसे कहा कि मुल्तान और सिंध पर अपना शासन करता था, और ये गजनी को अख्तियार किया था इसके ऊपर, इसके बाद, लेकिन इसका ध्यान दिल्ली पर था, दिल्ली। ठीक, इसकी एल्दौस की मुठभेड़ जो होती है इल्तुतमिश से 1215 में होती है, और एक और युद्ध होता है तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, समझे आप? अब पूछा तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, तो आपको पता है किसके साथ हुआ था प्रथम और द्वितीय युद्ध? पहले ये बरन को बुलंद शहर भी कहा जाता है, बुलंद शहर, और उसके पहले ये ग्वालियर, ग्वालियर, ये 3 जगह का सूबेदार नियुक्त था। ठीक, और सुल्तान बनने की पूर्व ये बदायूं का इक्तादार था। ठीक है, या सूबेदार था, उस समय इक्ता व्यवस्था बहुत प्रचलित नहीं थी, इसलिए इसका सूबेदार था बदायूं, और इसके पहले ये बरन भी रह चुका था और ग्वालियर भी रह चुका था। ठीक है, ये आपका इल्तुतमिश हुआ। अब हम आ जाते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के विषय में बता दिया, फिर आपको इसकी बेटी रजिया के विषय में, रजिया। ठीक, देखिए रजिया मैंने कहा 1236 से 40 तक। रजिया के विषय में कहा जाता है कि रुकनुद्दीन फिरोज जब ये गद्दी पर बैठा, यह रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर, कौन सा लाल वस्त्र, ये प्रश्न भी आया है टीसीएस में कि रजिया जनता के समक्ष, चूंकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इसलिए जनता के समक्ष लाल वस्त्र पहनकर, उस समय लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय मांगा जाता था। ठीक है, जनता के समक्ष उपस्थित हुई और जनता की सहायता से इसने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर से हटाकर सत्ता हासिल की, और फिर अमीरों ने इसका साथ दिया था। लेकिन पहली बार सल्तनत के इतिहास में या किसी जगह के इतिहास में मुस्लिम सत्ता के पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने शासन सत्ता किसको देनी है, सल्तनत या सुल्तान का चुनाव किसके द्वारा किया गया, जनता के द्वारा किया गया, और वो रजिया का था। एक महत्वपूर्ण घटना। वस्त्र कौन सा पहन के न्याय मांगी थी? लाल वस्त्र पहन। ये जब गद्दी पर बैठती है रजिया, एल्फिंस्टन कहता है कि रजिया दिल्ली के मुस्लिम सत्ता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण शासक होती अगर रजिया स्त्री ना होती।
एल्फिंस्टन का स्टेटमेंट है। स्त्री होना इसके लिए बहुत अभिशाप बन गया। यह स्त्री होते हुए पुरुष के वेश में शासन करती थी, कुबा यानी कि कोट पहनकर बैठती थी, ठीक है, जबकि इस्लाम में इसकी मनाही है, उसको पर्दा में रखने की वहाँ पर प्रथा थी। जब ये गद्दी पर बैठती तो इसके कई अमीर इसके खिलाफ हो गए, ठीक। उसमें आपका जो इसके खिलाफ थे एक एतगीन था, एतगीन, अल्तूनिया, अल्तूनिया, ठीक, और निज़ामुल मुल्क जुनैदी, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, मलिक ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन, सैफुद्दीन कूची, सैफुद्दीन कूची, अलाउद्दीन जानी, अलाउद्दीन जानी, कबीर अयाज खान, कबीर अयाज, इतने महत्वपूर्ण सरदार इसके विरोधी थे, ठीक है। कहा जाता है इसने बड़ी होशियारी के साथ एक अविशीनियाई हस्बी मतलब था, उसका नाम था याकूत, याकूत। उससे यह रजिया बहुत स्नेह रखती थी, बड़ा अनुराग रखती थी। याकूत अबिशीनिया का रहने वाला था, वो भी यहाँ था। लेकिन रजिया का बहुत शॉर्ट, बहुत कम पीरियड, 2-4 साल का शासनकाल था। इसके शासनकाल में जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं। तो यह अल्तूनिया जो तवर हिंद का सूबेदार था, या इसको भटिंडा कह सकते हैं, भटिंडा का सूबेदार था, यह इससे विवाह कर लेते, रजिया इससे विवाह कर लेते, ठीक। और विद्रोह को दबाने के लिए यह आगे बढ़ती है। इसके समय में जब विद्रोह होता है रुकनुद्दीन फिरोज का, जब बढ़ती है तो ये क्या करता है कि इससे विवाह कर आगे बढ़ती, लेकिन ये पराजित होती है और कैथल के समीप यह मार डाल जाती है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखिए, इसकी समय में बहुत महत्वपूर्ण न विजय कुछ हासिल हुई थी इसने किया था, न कोई और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बस इसने विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। और एक मुस्लिम काल की एक प्रथम महिला शासिका थी, और जो पुरुषों की भांति शासन सत्ता को संचालित करती थी, और अनेक अमीर और सरदार इसके विरोधी हो गए थे। इन विरोधियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, सैफुद्दीन कूची, अलाउद्दीन जानी, मलिक अयाज, कबीर अयाज खान और निज़ामुल मुल्क जुनैदी, अल्तूनिया, ये सब इनके विरोधी थे। ये पूछा जा सकता है कि इनके विरोधी इसमें से कौन नहीं थे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 2 शासक और, एक बहराम शाह और एक मशहूर शाह। बहराम शाह के समय में, बहराम शाह ये 1240 से लेकर 42 तक। इसके समय एक घटना सिर्फ याद रखिएगा कि सल्तनत के इतिहास में एक नए पद का सृजन होता है, उसका है नायब ए ममालिक, ममालिक। एक नया पद सृजित होता है, और इस पद पर पहली बार जो नियुक्ति होती है वो एतगीन की होती है, एतगीन की होती है। और यह पद सुल्तान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था, सुल्तान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद, ठीक। नायब ममालिकात या ममालिक किसके समय नियुक्त होती है? यह बहराम शाह के समय। और पहला कौन मेंबर होता है इसका? एतगीन। उसके बाद दूसरा शासक जो होता है
महमूद शाह नहीं, मसूद शाह, मसूद शाह। ठीक, मसूद शाह के समय कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं, बस इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा 1242 से लेकर 46। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद के समय ही बलबन का उत्कर्ष होता है और बलबन ये नायाब ममालिकात जो पद होता है उस पद को हासिल कर लेता है और बलबन अपनी पुत्री का विवाह 1246 से लेकर 1265 तक इसका शासनकाल है, अपनी पुत्री हुजैरा का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर देता है। ठीक, और कर देने के बाद वो नाम मात्र का सुल्तान रह जाता है और सारी की सारी सत्ता ये वजीर के रूप में ज़रूर शासन करता था, लेकिन सारी की सारी पावर इसके साथ हाथ में आ जाती है। ठीक है, और फिर 1265 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो बलबन गद्दी पर बैठता है। आज मैं आपको सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद तक ले चलूँगा, कल मैं कोशिश करूँगा कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी वंश इसको मैं देख लूँ। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ाई है, जितना अध्ययन हम लोगों ने मिलकर किया है उसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बारंबार पूछने की संभावना बनी है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बातें आप सोने के पहले मेरी सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, और कल कोशिश करिएगा बलबन से लेकर अलाउद्दीन उसमें खिलजी वंश ये पूरा आप लोग अध्ययन करके आइए। ठीक है, फिर कोई चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो या नहीं आई या कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो पूछिए मुझसे। बोलें। तो फिर समाप्ति की घोषणा मैं करता हूं। चलिए, आप लोग तैयारी पूर्ण मनोयोग से जारी रखें और कल की टॉपिक आपके बलबन और खिलजी रहेगा, आप लोग तैयार करके आइए। चलिए, आप लोगों को धन्यवाद के साथ बहुत बहुत शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। ओके। मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और गोरी गजनी से होते हुए गोरी तक आपको ले गए और मैंने आपसे कहा कि भारत की मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना होती है वो 1206। देखिए, इतिहास में डेट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर पूछा जाता है घटनाएं कब घटित हुई, तो आप ये मत इग्नोर करके चलिएगा सर घटनाएं मुझे मालूम है और मैं आगे बढ़ता रहूँ, ऐसा मत करिएगा। घटनाएं कब घटित हुई इस पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि प्रश्न अक्सर इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, मैं चूँकि एक थोड़ा सा इस क्षेत्र में अनुभव अधिक होने की वजह से मैं आपको जहाँ जहाँ ले जाऊँगा, आप पेपर का अध्ययन करने के बाद खुद ब खुद आपको लगेगा कि नहीं, कि जो रास्ता सर दिखा रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है, सही दिशा है। और ऐसी स्थिति में आप उन चीज़ों को ज़रूर अख्तियार करिए, अपने जहन में रखने की कोशिश करिए। तो 1206 में मुस्लिम सत्ता की स्थापना मैंने आपसे कहा, और ये युग जो कहलाता है वो सल्तनत काल कहलाता है। सल्तनत काल कब से कब तक शुरू हुआ? ये 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक, फिर 1526 से पानीपत का जो प्रथम युद्ध शुरू होता है, वहाँ से फिर आपको मुगल काल शुरू हो जाएगा, मुगल काल। ठीक है, तो हम सल्तनत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे जहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं। मैंने आपको कल एक डायरेक्शन दिया था कि यहाँ पर सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया। एक गुलाम वंश नाम से जाना जाता है, या
आरंभिक तुर्क शासक कहा जाता है। आरंभिक तुर्क शासक या मामलूक वंश, मामलूक वंश, इन तीनों नाम से यह जाना जाता है। जो पहला फेज आपको शुरू होता है 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। इतिहासकारों ने इसलिए इसको गुलाम वंश कहा क्योंकि इसमें अधिकांश शासक गुलाम रहे, ठीक है, किसी न किसी के गुलाम रहे, इस वजह से इसको गुलाम वंश माना जाता है। लेकिन इसमें से कई शासन सत्ता को संभालने के पूर्व ही उनकी गुलामी से उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। जैसे इल्तुतमिश हुआ, गुलाम तो था मोहम्मद गोरी का, लेकिन इसको 1206 में गुलामी से मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए गुलाम वंश कहना बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता ये चीज। आरंभिक तुर्क शासक नाम दिया गया, ये इतिहासकार है मोहम्मद अजीज द्वारा। आरंभिक तुर्क शासक ये भी कहा जा सकता है। और एक नाम दिया गया मामलूक वंश। मामलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। माता पिता स्वतंत्र थे, ठीक, माता पिता से उत्पन्न, ठीक, लेकिन ये बाद में गुलाम हो गए, ठीक। ये नाम दिया, मामलूक नाम दिया, ये इतिहासकार है हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। आप देखिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ बनता है, मामलूक नाम किसने दिया गुलाम वंश? आप ध्यान रखिएगा हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया। आरंभिक तुर्क शासक कहना है तो महत्वपूर्ण और अच्छा भी माना जाता है, लेकिन इसकी पूछे जाने की मेरे हिसाब से संभावना कम है और ज़्यादातर संभावना इस नाम की है मामलूक वंश की, ठीक है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से इसका अध्ययन करें कि मेरे जहन में ये काफ़ी समय तक रहे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पढ़ने के पूर्व इस आरंभिक तुर्क शासक, मामलूक वंश के शासक या गुलाम वंश के शासक, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, एक पहला शासक कुतुबुद्दीन, आप शासकों को पहले ध्यान में रख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके टाइम पीरियड 1206 से लेकर 10 तक, ठीक। दूसरा शासक इसमें है आराम शाह। आराम, ये 1210 में ही बना। फिर इसी को हटाकर इल्तुतमिश, ये 1210 से लेकर 29 तक, 29 नहीं, आराम शाह 36 से 40, 36 तक, 36 तक, ठीक। फिर आपको रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, यह 1236 में, ठीक। ये थोड़े दिन बाद इसको हटा दिया गया। फिर आपका रजिया, ये 1236 से 40 तक। फिर बहराम शाह, बहराम शाह 1236 से 40 से लेकर 42 तक, 40 से 42, 42 तक। फिर मशहूद शाह, मशहूद शाह, ये 1242 से लेकर 46 यानी 46 तक। उसके बाद अब नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, यह 1246 से लेकर
65 का 65 तक। उसके बाद बलबन यह 65 से लेकर 86 तक। उसके बाद कैकुबाद और ट्यूमर्स, कैकुबाद और ट्यूमर्स, ठीक, ये 86 से लेकर 90 और फिर ये 1290 में। अब आपको एक एक चीज मैं, चूंकि प्रश्न यहाँ से भी उठ सकते हैं, पूछा जा सकता है शासकों का क्रम, सुल्तानों का क्रम क्या था। आपको ध्यान में रखना होगा गुलाम वंश के शासक कितने थे, आरंभिक तुर्की शासक कितने थे, मामलुक वंश के शासक ये थे, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर ट्यूमर्स तक। और फिर इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, आए भी हैं, और संभावना बराबर बनी रहती है, ठीक है। आप टाइम भी इसका ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद में मेंस लिखने में काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी, ठीक है। ये आपके शासक हैं। अब हम एक एक शासकों को लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके बहुत से दास थे, गुलाम थे, जो उसकी सेवा में लगे रहते थे। 1206 में, देखिए 1206 में खोखरों के द्वारा जब जी पूजा मिश्रा जी, आप कुछ कह रही हैं आप, या म्यूट कर लीजिए अपने को। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद हिंदू खोखरों के द्वारा जब वो मार डाला जाता है, उसके बाद चूंकि इस पूरे क्षेत्र को उसने दे दिया था, वो चला जाता है फारिस, अपने यहाँ गौर में चला जाता है, और यहाँ का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है कि लाहौर के लोगों के कहने पर, अमीरों के कहने पर यह गद्दी पर बैठता है। लाहौर में कहाँ बैठता है? देखिए, राजधानी पहली इसकी लाहौर थी,